नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारी वीडियो है इसका विषय जो है वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। बहुत दिनों से बहुत सारी न्यूज़ेस जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़ी जो है हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप लगातार देख रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग पे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फेसबुक हैं वहाँ पर भी आप ऐसी बहुत सारी न्यूज़ेस जो हैं या फिर गॉसिप आप देख रहे हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि चाहे हमारे यहाँ टेररिज्म रहा हो या फिर और तरीके के चैलेंजेस रहे हों, उनके अंदर भी जो एक नेगेटिव रोल रहा वो हमें पाकिस्तान से मिलता रहा। तो इन सब चीज़ों को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि अगर एक बार एक कंट्री बन जाए और एक सेटलमेंट के अंदर बन जाए तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो एक खुशहाल देश रहता और हमारे जो एज ए नेबरिंग रिलेशनशिप हैं वो बहुत फ्रेंडली रहते और कभी दोबारा ऐसी कोई समस्या नहीं आती। क्योंकि आप देखें कि जब पाकिस्तान बना तो उसमें एक ही पॉइंट कहा गया कि भाई हमें एक ऐसी लैंड चाहिए जहाँ पर हम सेपरेट जो है एक कम्युनिटी को जो है एक प्रिविलेज दे सकें। तो हमने देखा कि एक मुस्लिम प्रिविलेज देने के लिए हमने जो है एक नए कंट्री को जो है डेवलप करा और कोशिश ये थी कि इससे एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो है वो पूरे जो ये साउथ एशिया है उसके अंदर या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जहाँ पर हज़ारों तरीके के कल्चरल जो चेंजेस हैं वो हम बार बार देखते रहते हैं या फिर कम्युनिटीज़ हैं, उन सब के बीच में हमने एक अलग से स्पेशल एक प्रिविलेज दिया और एक कंट्री भी बनाया। और वो कंट्री जो है वो अभी तक हमें सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस विषय को और जानते हैं कि ये सब हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। ऑल्दो अगर ये वीडियो कुछ लंबा लगा या फिर कॉम्प्लिकेटेड लगा तो हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। मगर आज हम ये समझते हैं कि कोई भी घटना जो है वो एक दिन में नहीं उसका जन्म होता। आप देखें कि पाकिस्तान जो है अब वो एक दिन में नहीं बना। अभी हम खालिस्तान की बात करते हैं या फिर आपने देखा कि जो तालिबान है, मतलब तालिबान जो है वो पिछले 30 साल से लगातार कोशिश करते रहे कि वो अफ़गानिस्तान में अपनी मेजॉरिटी लाएं, अफ़गानिस्तान के अंदर वो अपनी पावर पोजीशन को होल्ड करें। और आखिरकार उन्होंने ऐसा किया 2019 और 20 के जो अभी हमने सेशंस देखे उसके अंदर। तो कोई भी घटना जो है वो कभी एक दिन में नहीं होती। मैंने आपको यूक्रेन रशियन वॉर में भी बताया कि जो कुछ हुआ उसका स्टार्ट तो 2016 से ही शुरू हो गया था, लेकिन उसको होने में करते करते जो है वो 2022 आ गया और अब आप देखें तो वो संभल नहीं रहा है, 1 साल के ऊपर का समय आ गया। इसी तरीके से हम पाकिस्तान को देखें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रेजोल्यूशन है, आपको इस पे वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, रेजोल्यूशन पास्ड इन लाहौर। आप देखें तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ लाहौर के अंदर 23 मार्च 1940 को। और यहीं पर सबसे पहले यह बात की गई कि हमें जो है मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेटिस्ट स्टेट चाहिए जहां पर मुस्लिम जो है अपने रीति रिवाज से अपने शरिया कानून के द्वारा अपने को इंडिपेंडेंट फील कर सकें और उनकी जो पावर है वो उनके हाथ में ही रहे। क्योंकि उन्हें जो इसका पर्पस था वो ये था कि जो इंडिया है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जो है वो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और अलग अलग कल्चर बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब कुछ हिंदुज़म से कनेक्टेड है। तो मुस्लिम्स को पावर में आने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, चैलेंजेस आ सकती हैं या उनके राइट्स जो हैं उनको कहीं पर नुकसान हो सकता है। तो आप देखें कि 23 मार्च 1940 में एक डिक्लेरेशन जो है वो हुआ और उसको अचीव करते करते उन्हें 7 साल लगे और फाइनली 1947 में एक नया कंट्री जो है वो डेवलप हो गया। अभी मैं बहुत सारे खालिस्तानी मूवमेंट्स को पढ़ता हूँ तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो सिख समुदाय है या फिर पंजाबी समुदाय है और जो वर्ल्ड वाइड वो जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या फिर लंदन में रहते हैं या फिर टोरंटो में रहते हैं, तो उन सबको एक रिग्रेट रहता है कि भाई जो पंजाब है उसकी डिवीज़न हो गई, जो पंजाबी कम्युनिटी है वो बेघर हो गई। तो वहाँ भी एक पॉइंट नज़र आता है कि अगर वो इस चीज़ को 1940 में ही एड्रेस करते और 1947 तक वो इस चीज़ को सॉल्व करते तो शायद ये 75 ईयर्स के बाद भी वो ये सब नहीं कर रहे होते। तो यूजुअली जब कोई चीज़ हो रही होती है हम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते और जब उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं
तब हमें उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम रियलाइज़ होती है। प्रैक्टिकली आजकल भी जब हम किसी का बर्थ चार्ट देखते हैं तो हम उसकी प्रॉब्लम देखते हैं, तो वो प्रॉब्लम कभी भी एक दिन में नहीं रहती। जब किसी के डाइवोर्स का चार्ट आता है तो हम उसमें देखते हैं कि वो प्रॉब्लम कुछ महीने पहले से ही चल रही है। जब किसी का सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम आता है तो वो भी मालूम पड़ता है कि कुछ सालों से जो है उसको मेडिकली जो है वो चैलेंजेस आ रहे थे। अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में दुश्मनी होती है, झगड़ा होता है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सालों से उनके बीच में कुछ छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। तो यही सब कॉन्फ्लिक्ट्स एक दिन रिजल्ट जरूर देते हैं। तो पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जो कुछ उन्होंने 1940 में जो लाहौर डिक्लेरेशन करी, देखिए एक तो लाहौर में डिक्लेरेशन होना ही एक बड़ा प्रूफ ये हो गया कि जो लैंड है उसके अंदर लाहौर का इन्वॉल्वमेंट जरूर आएगा। तो आप देखें कि लाहौर जो है वो पंजाब का पार्ट था। तो यानी डिक्लेरेशन ही ये बता रहा है कि अब पंजाब जो है वो एक यूनिलेटरल स्टेट तो नहीं रहने वाला। तो जिनको भी ऑब्जेक्शन था पंजाब के ब्रेकअप से, उन्हें वहीं से इसके बारे में वो सब कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए था जो कुछ वो आज करना चाहते हैं। तो इस चार्ट को मैं डिस्कस करता हूँ। ये लाहौर डिक्लेरेशन का ही चार्ट है और ये 23 मार्च 1940 का है। इसका मैंने एक इवनिंग टाइम लिया, लगभग आफ्टर लंच जो नून टाइम रहता है वो लिया। जो कुछ मुझे हिस्टोरियन के थ्रू मिला या बुक्स के थ्रू मिला उसमें ये काउंट आया कि जी 11 बजे से लेके और दोपहर तक इस डिक्लेरेशन के ऊपर चर्चा होती रही और फाइनली आफ्टर लंच जो है वो शाम के समय ये डिक्लेरेशन पास हो गया। अब एस्ट्रोलॉजिकली हम इसके ऊपर आप देखें, यहाँ आपको दिखाई देता है कि ये एक सिंह लगन का चार्ट है। यहाँ पर 5 नंबर दिख रहा है। 5 नंबर मतलब लियो साइन, तो लियो साइन सिंह लगन रहता है। तो सिंह लग्न जो है वो एक पावर को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी जब डिक्लेरेशन आई तो उसके अंदर एक इनबिल्ट पावर आई कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप देखें कि बहुत सारे ऐसे और भी लोग थे जो अलग अलग स्टेट्स के बारे में सोच रहे थे, मगर उनको पावर नहीं मिला क्योंकि उनके जो चार्ट्स थे वो उस तरीके के नहीं थे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हैदराबाद निज़ाम थे वो भी अपने लिए के अलग स्टेट चाहते थे, जो कश्मीर के राजा थे वो भी अपने लिए अलग अलग स्टेट चाहते थे। तो जो कलाद के राजा थे, यानी जिन्हें अभी जो जिसे हम खान ऑफ कलाद बोलते हैं बलूचिस्तान में, वो भी अपने लिए एक सेपरेट स्टेट चाहते थे, मगर वो सब लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। या आप देखें तो हमें सिंह राशि का चार्ट नजर आता है और सिंह राशि का जो चार्ट है उसके अंदर आप सूर्य की दशा देखें। जो सिंह राशि के स्वामी है वो सिंह राशि के स्वामी जो है आपको अष्टम में, यानी जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पर गए हुए नजर आते हैं। साथ में अष्टम जो है वहां पर 12 नंबर के जो स्वामी गुरु हैं वो भी यहीं पर बैठे हुए नजर आते हैं केतु के साथ। तो लग्नेश का अष्टम में आना और केतु के साथ आना और सूर्य का केतु के साथ आना और अष्टमेश के स्वामी के साथ आना, यानी एक राज्य जो है उसका सृजन भी दिखा रहा है और उसका एक जो है उसकी एक समाप्ति भी दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि ये स्टेट एक दिन जो है वो जरूर खत्म हो जाएगी। देखिए जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में एक 8वां घर होता है, जहाँ जो आपको ये 12 नंबर लिखा है ये 8वां घर है, और जहाँ पर 4 नंबर लिखा है ये कुंडली का 12वां घर है, जहाँ पे आपको 4 नंबर यानी कैंसर साइन का नंबर है, ये कर्क राशि का नजर आ रहा है। तो हमारे जीवन में हमारी कुंडली का भी जो 12वां घर होता है वो हमारे जीवन की पूर्णता का घर होता है। यानी जब एक जीव जन्म लेता है और उसके बाद वो डेवलप होता है अपने परिवार में, अपने समाज में, और फिर वो धीरे धीरे अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करता है, संस्कारों को सीखता है, ज्ञान को अर्जित करता है, परिवार को आगे ले जाता है, अपने समाज को आगे ले जाता है, धर्म को आगे ले जाता है और अपने कर्म स्थान को प्रबल करता है, अपनी जो उसकी उत्पादकता है समाज में आने की वो सब प्रकट करता है। तो अंत में वो एक जो है शांत और एक निश्चित मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जब उसकी आयु पूर्ण हो जाती है तो वो शांत और एक बड़ी निश्चित मृत्यु रहती है। तो कुंडली का 12वां घर भी इस चीज को ही रिप्रेजेंट करता है। मगर यहाँ आप देखें तो ये सूर्य जो है वो कुंडली के 8वें घर में है। 8वां घर जो है वो पूर्णता का नहीं है, 8वां घर मगर समाप्ति का है। यानी यदि आपको किसी प्रोजेक्ट पे लगाया जाए और आप उस प्रोजेक्ट को कर रहे हो और अगले दिन ही आपकी कंपनी, आपके कारखाना या आपको अचानक से कहा जाए कि भाई आप इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे छोड़ दो और अब अगले काम पर लग जाओ, तो आपकी तरफ से वो काम जो है वो फिनिश हो गया क्योंकि आपको अब उसमें आगे रोल करने से मना कर दिया गया। लेकिन वो काम पूरा हुआ, वो काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसका एंड तो आया नहीं था।
तो यहाँ भी हमें पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ये पॉइंट नज़र आता है कि जो पाकिस्तान है उसका सृजन तो हुआ, मगर वो पूर्णता को प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उसके अंदर हमें जो है एक अधूरा समाप्ति का जो योग है वो यहाँ पर नजर आता है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ग्रहों को भी समझेंगे और दशाओं को भी समझेंगे, और ये सब इसलिए हम समझना चाहते हैं ताकि हमें पता लगे कि एस्ट्रोलॉजिकली जब एक चीज़ का जन्म होता है तो वो कैसे कैसे जो है हमारे जीवन में प्रभाव डालती है और उसका हल क्या है। चलिए अब ग्रहों से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ आपको दिखाई देगा कि कुंडली जो है उसमें आप देखें तो 5 के साइड में आपको 6 नंबर दिखाई दे रहा है। 6 नंबर जो है ये कुंडली का सेकंड हाउस है, दूसरा भाव है। अब दूसरे भाव में हमें चंद्रमा और राहु दोनों बैठे दिखाई दे रहे हैं। और आप देखें यहाँ पर तो राहु जो है वो विदेश को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा भी यहाँ पे विदेश को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो 4 नंबर है वो कर्क राशि है, और कुंडली का जो 12वां भाव रहता है वो अपने से दूर के देश यानी विदेश को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ में कुंडली का जो दूसरा घर होता है वो लगभग ओवरऑल वेल्थ, ओवरऑल फाइनेंस, ओवरऑल जो हमारी फैमिली रहती है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। अब पाकिस्तान में आप देखें तो जब से पाकिस्तान बना वहाँ हमें क्या दिखाई देता है? हमें ये दिखाई देता है कि उनके अंदर जो है विदेश जो है वो फॉरेन कल्चर जो है वो काफ़ी कुछ जो है वहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस हमें दिखाई दिया अलग अलग तरीके से। तो आप देखें कि क्योंकि 12वें घर के जो स्वामी हैं चंद्रमा वो दूसरे घर में आके बैठ गए, साथ में हमें राहु भी यहाँ पर बैठे दिखाई दिए। तो यहाँ पर राहु का मतलब होता है जीवन में उतार चढ़ाव। अगर आपके जीवन में जब राहु की दशा रही होगी या आपके कर्म स्थान में राहु हैं तो आप देखेंगे कि आपकी या आपकी कुंडली के 5वें घर में पढ़ाई के अंदर, जिसे हम बोलते हैं एजुकेशन के अंदर में राहु है, तो आपको वहां भी बहुत उतार चढ़ाव दिखाई देगा। कभी आपको सक्सेस दिखाई देगी, कभी फेलियर दिखाई देगा। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है एक नेशन के चार्ट पर कि उनका जो रेवेन्यू है, उनकी जो अर्निंग है उसमें बहुत फ्लक्चुएशन है, यानी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। उनका जो स्टॉक मार्केट है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, वो हमें यहाँ पर नज़र आता है। चंद्रमा जो है वो घर का कारक होता है, यानी हमारी होमलैंड का कारक होता है। और घर का मतलब होता है जहाँ पर शांति होती है, जहाँ पर परिवार होता है, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, और वो सब खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं। तो घर का जो कारक है उसका अच्छा होना बड़ा जरूरी है। और आप देख रहे हैं कि चंद्रमा जो घर के कारक होते हुए भी फैमिली हाउस, सेकंड हाउस में ही बैठे हुए हैं और राहु के साथ बैठे हैं। तो हमें वहाँ पर जो है ये नज़र आता है कि जो समाज है, जो आम व्यक्ति हैं, उनके जीवन में काफ़ी सारी सफरिंग्स हैं, काफ़ी सारी परेशानी है। या फिर हम देखें तो जो चाइल्ड बर्थ रेट जिसे हम बोलते हैं, जो संतान की जो जन्म दर है या मृत्यु दर है, उसके अंदर भी हमें बड़े उतार चढ़ाव नज़र आते हैं। और इसके अंदर ये नज़र भी आता है, आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो हाई मोर्टेलिटी रेट है, हाई इन्फेंट्री रेट भी है, यानी बच्चों के जन्म लेने की दर भी जो है वो सामान्य से अधिक है। और जो बीमार होकर या जो अल्पायु में बच्चे मर जाते हैं वो रेट भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आती हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं क्योंकि चंद्रमा वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा कुंडली का 12वां घर यानी कि कर्क राशि भी है, और 12वां घर जो है वो उस एक तरीके से समुद्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो जो पाकिस्तान है वहाँ पर जो फिशरी इंडस्ट्री है उसको भी हम देखते हैं तो वो काफ़ी कुछ एक्टिवेट नज़र आती है। आप देखें कि कराची के एरिया में या फिर जो बलूचिस्तान का भी सी शोर एरिया है वहाँ पर भी आप देखें तो काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वो मछली पालन का काम होता है। यद्यपि आप देखें क्योंकि यहाँ राहु बैठ गया है तो अब वहाँ पर भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया, यानी जो चाइना के लोग हैं, जो चाइना की कंपनी है, वो अब वहाँ के जो सामान्य लोग जो मछली पालन करते थे उनके व्यापार को अब खा चुके हैं, ऐसा मैं उसे बोल सकता हूँ। या फिर वो उन्हें व्यापार नहीं करने देते, अब वो अपनी बड़ी मशीनरीज के साथ वहाँ पर जो है वो फिशिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट कर चुके हैं और आम लोगों को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर जो चंद्रमा क्योंकि घर का कारक है तो ये घर के लोगों के अंदर भी हमें कष्ट देता हुआ नजर आ रहा है।
इसी तरीके से आप इसको यहाँ पर, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो राष्ट्र की एक आय के रूप में भी नजर आता है, तो आप राहु का मतलब क्या है कि जो टैक्स है, देखिए, और पैसे का, चंद्रमा जो है वो फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पैसे के फ्लो को नजर आना। तो हम वहां पर टैक्स को लेकर भी देख सकते हैं कि टैक्स को लेकर भी वहां पर काफी कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, यानी जो है जो आम लोग हैं उनको काफ़ी हाई टैक्सेस वाली लाइफ जीनी पड़ती है। अगर आप वहाँ पर कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, या फिर व्यापार करना चाहते हैं, या फिर आप जो हैं वो विदेश से पैसा लाना चाहते हैं या विदेश में पैसा ले जाना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है वो आम जन जो हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए हमें काफ़ी टैक्स बेस जो है वो प्रॉब्लमेटिक भी दिखाई देती है। तो ये मैंने आपको जैसे उनका जो है आपको सेकंड हाउस भी डिस्कस करा, उसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस भी डिस्कस करा। तो ये इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब वो देश बना तो उसके अंदर इनबिल्ट क्या क्या चीजें हैं। हालांकि चंद्रमा राहु के साथ फॉरेन मनी इनफ्लो को भी दिखा रहा है, हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉरेन से पैसे का एडवांटेज भी दिखाई दे रहा है। और ये हम अच्छे से जानते भी हैं कि अफगान वॉर हुआ, जिसमें जो यूएसएसआर है, रशियन है, उसको अफगानिस्तान में रोकने के लिए हाई फंडिंग किया गया पाकिस्तान को, और जो है बहुत सारे डॉलर्स जो हैं वो उनको मिले। इसी तरीके से आप चाइना को देखें कि चाइना ने भी जो है वो पाकिस्तान को डोमिनेट करने के लिए और पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, कि इंडिया साउथ एशियन रीजन में एक्सपेंड ना हो, उसको प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस में रहे, तो काफ़ी कुछ चाइना ने भी उन्हें पैसा दिया। और इसके अलावा हम जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, आप देखें यूएई है, या फिर सऊदी अरब है, या टर्की है, जो ओआईसी कंट्री है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के जो कंट्री हैं, जो उन्होंने भी जो है अरबों खरबों डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को दिए। तो चंद्रमा और राहु जो है एक बड़े फॉरेन इनफ्लो को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ दिखाई देगा कि जो कुंडली है इसके सेकंड भाव में 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, और मरकरी जो है वो कुंडली के 7वें घर में बैठे हुए हैं। 7वां घर जो है यहाँ पर, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। देखिए, 5वां नंबर होता है शासन, शासन व्यवस्था, स्टेट, और उसके अपोजिट जो 7वां घर होता है वो होती है प्रजा, वहां पे लहरने वाले लोग, उनकी विचारधारा, उनका जीवन। अब यहाँ क्या है कि जो कुंडली का दूसरे घर के स्वामी है, वो 6 नंबर जो है वो उनके स्वामी बुध जो है वो कुंडली के 7वें घर में बैठे हैं और वक्रीय होके बैठे हैं। तो दूसरे घर में राहु बैठे हुए हैं और 7वें घर में दूसरे घर के स्वामी बुध जो है वक्रीय होके बैठे हैं। इसका एक ही मतलब है, वो क्या मतलब है कि जो प्रजा है उसके सुख में कमी आ जाती है। कमी क्यों आ जाती है? क्योंकि वहां पर हमने देखा कि दूसरा घर जो है उसमें काफी परेशानियां हैं, और उसका जो प्रभाव है वो 7वें घर यानी प्रजा पर भी पड़ रहा है। सामान्य मैं आपको बताता हूँ कि जब किसी की शादी होती है और हम उसकी वो हमें विवाद में वो कुंडली आती है, तो हम देखते हैं कि उसके दूसरे घर या 7वें घर में कोई वक्रीय ग्रह तो नहीं बैठा, या फिर ऐसे किसी ग्रहों का संबंध आपस में जुड़ तो नहीं रहा। तो हम समझ जाते हैं कि भाई इनके घर में बोलने से झगड़ा है, पैसे से झगड़ा है, परिवार के लेन देन का झगड़ा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ झगड़ा वहां पर नजर आता है। और मरकरी जो है वो क्योंकि वक्री के और यहाँ बैठ गए हैं, और देखिए 11 नंबर कुंभ राशि है। कुंभ राशि के भी अगर हम एक को लॉर्ड का सिस्टम होता है तो उसको देखें तो वो राहु ही है। तो एक तरीके से यहाँ पर बुध और राहु में एक एक्सचेंज दिखाई दे रहा है, यानी दोनों जो ग्रह हैं वो एक दूसरे के घर में वक्रीय बैठे हैं। तो ये भी ये दिखाता है कि शासन जो है जो कुछ करना चाहता है वो प्रजा तक नहीं जा रहा है, या फिर शासन वो कुछ कर रहा है जो प्रजा के लिए भारी नुकसानदायक है। तो जब भी जो है बुध का असर आपको पाकिस्तान के पीरियड में दिखाई देगा, तो वहां पर बड़े मेजर चेंजेस दिखाई देंगे, और उन चेंजेस को ही हम यहाँ पर डिस्कस भी करते हैं। जैसे मैं आपको इसके अंदर एक पीरियड बताता हूँ कि मैंने इसको स्टडी करा कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई वहाँ पर प्रजातंत्र नहीं रहता, और मार्शल लॉ जो है वो वहाँ पर बार बार आता रहता है।
तो आप यहाँ पे चार्ट पर देख रहे होंगे जहाँ 2 नंबर लिखा है, ये कुंडली का 10वां घर है यानी कर्म स्थान है। और वहां पर बैठा हुआ कौन है? मंगल है। मंगल किसे कहते हैं? मंगल मिलिट्री को कहते हैं, पावर को कहते हैं, डोमिनेंस को कहते हैं। तो आपको यहाँ नजर आ रहा है, यानी जो कर्म स्थान है वहां पर मिलिट्री का नियंत्रण है। यानी पाकिस्तान में जब भी आप जाएं तो वहां की जो संपूर्ण शक्ति है, जो उसका जो की एलिमेंट है, जो वहां की स्टैब्लिशमेंट है, वो मिलिट्री ही है। यानी जो कुछ वहां पर होगा उसमें सबसे ज्यादा जो चलेगी वो मिलिट्री की चलेगी। अब जब पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई तो उसमें हमें सबसे पहले एक दशा मिली, चंद्रमा की दशा, 1942 से 1952 के बीच में। अब 1942 से 1952 के बीच में जो चंद्रमा की दशा आई, वो क्योंकि कुंडली में 12वें घर की दशा थी, तो बाहरी कष्ट वाली दशा थी। जब भी हमारी कुंडली में छठे घर की, 8वें घर की या 12वें घर की दशा लगती है तो वो बड़ा कष्ट देती है। वक्रीय ग्रहों की दशा लगती है तो वो भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करती है, बड़ा जीवन में परिवर्तन कर देती है। तो चंद्रमा की दशा लगी। अब चंद्रमा आप देखें तो, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि वो कुंडली के चौथे भाव के नेचुरल कारक हैं, कार्मिक है, होमलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और राहु इसको किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? राहु झगड़े को रिप्रेजेंट करता है। तो 1942 से ही 1952 के बीच में हमें लगातार जो है, जहां पाकिस्तान है वहां हमें होम ग्राउंड पे एक बड़ा झगड़ा होता हुआ दिखाई दिया, बड़े चेंजेस आते दिखाई दिए। उसी बीच आपने देखा कि 1947 भी आया, और 1947 के अंदर भी जो है हमने एक बड़ी मारकाट देखी, और देखा कि जो सामान्य जन थे, मतलब जिन लोगों को झगड़े में कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो है भी जो है हजारों लोग मारे गए, और बहुत कुछ जो है घर है उसमें दुर्व्यवस्था फैली। तो चंद्रमा की दशा जो है वो 12वें घर की दशा थी और उसने बड़ा दुष्परिणाम दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी जो दशा वहां पर आई वो 1952 से 1959 के बीच में मंगल की दशा आई। मंगल कुंडली में योग कारक हैं, क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी हैं, कर्म स्थान में बैठे हैं। तो 1952 के बाद जो है पाकिस्तान जो है वो एक पावरफुल स्टेट बनने की तरफ आगे बढ़ना लगा। इवन जो है आप देखें कि उनका जो संविधान है, जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनने में भी बड़ा भारी जो है वो समय लगा। आप जैसे भारत के अंदर हम देखते हैं कि 1951 जो है उसमें ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हो गया था। मगर और वो भी इतना बड़ा स्टेट, मतलब जिसमें 28 या 26 इतने बड़े राज्य थे, और एक नई स्टेट थी जिसने एक बहुत बड़ी जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उसके बाद भी जो है 4 साल के अंदर ही हमारे को हमारा संविधान मिल गया। मगर पाकिस्तान को संविधान मिलने में भी काफ़ी समय लगा, और पाकिस्तान को संविधान जो है वो लगभग 7 साल के बाद ही मिला। यानी 1953 और 1954 का जो पीरियड था, वहाँ जाकर ही जो है एक बड़ा संविधान जो है वो पाकिस्तान का बन पाया। आप देखें यहाँ पर तो राहु जो है वो अपनी 9वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, और मंगल जो है वो चौथी दृष्टि से सूर्य यानी लग्न को, जहाँ पे 5 नंबर है, उसको भी देख रहे हैं। तो मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन था उसने ही उनके वहाँ जो संविधान है उसको डेवलप करा, और उसमें मिलिट्री का रोल जो है वो वहीं से डेवलप होना शुरू हो गया। इसी मंगल की महादशा में जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं, तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि बुध जो है वो पाकिस्तान के लिए एक समस्या है, क्योंकि बुध वक्री हैं और कुंडली के 7वें घर में बैठे हैं, और दूसरे घर के स्वामी हैं राहु के साथ भी, राहु के साथ उनका इंटरचेंज भी है। तो 1957 जो है वहाँ हमें मंगल और राहु का एक कॉम्बिनेशन मिला, और फिर से वहाँ पर जो है हमें दिखाई दिया कि मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा दिखाई दिया। क्योंकि देखिए मंगल और बुध की लड़ाई में मंगल जीत जाता है, तो मंगल जीत गया, और बुध जो है जो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ थी वो हार गई। और पहला जो हमें वहाँ पर मार्शल लॉ भी मिला वो हमें मिला मंगल में, जब शुक्र की दशा करीब आई 1958 में, और वहाँ हमें फर्स्ट मार्शल लॉ जो है वो मिला। अब आप देखें तो शुक्र जो है वो वृषभ राशि के स्वामी है, यानी 2 नंबर के स्वामी है। अब मंगल आपको कर्म स्थान में 2 नंबर के साथ ही दिखाई दे रहा है।
तो यानी मिलिट्री जो है उसको एक फुल फ्लैश पावर जो है वो 1958 में मिल गया। अब क्योंकि मिलिट्री जो है वो पावरफुल पोजीशन में आ गई, कुंडली के 10वें घर में बैठा जो ग्रह होता है वो वैसे भी बहुत पावरफुल होता है, तो मिलिट्री के लिए ये बहुत अच्छा रहा और मंगल योग कारक भी है। तो मंगल की इस दशा के अंदर जो है काफी बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमें वहां पर नजर आए। जैसे कि सबसे पहले वहां पर एक स्कीम चलाई गई जिसमें लैंड रिफॉर्म स्कीम थी, यानी जो देश के पास भूमि थी उसका बंटवारा किया गया लोगों के बीच में। देखा गया कि किन कौन से ऐसे लोग हैं जो बड़ी झोपड़ियों में रह रहे हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने विस्थापित लोगों, जो लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान से इंडिया या कहीं और चले गए, उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर रखा है। तो ऐसे लोगों से जमीनें ली गई, ऐसे लोगों से मकान लिए गए, खेत खलियान लिए गए और आम लोगों को बांटे गए। तो एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो मिलिट्री को मिली और मिलिट्री का जो विश्वास है मतलब लोग जो है वो मिलिट्री पर विश्वास करने लगे। मिलिट्री ने लोगों का विश्वास जो है वो जीत लिया और मिलिट्री का ये रिफॉर्म जो है वो बहुत कारगर भी रहा। और 1952 से 1959 का जो ये पीरियड था जिसमें 58-59 में आप देखें तो 59 में जो दशा रही वो भी चंद्रमा की दशा रही। तो चंद्रमा घर का कारक भी है, फैमिली हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जो कुछ हुआ वो इंटरनल ग्राउंड पे हुआ, यानी मिलिट्री ने इंटरनल स्टेट को रेगुलेट करने की काफी कोशिश करी। इसके बाद उन्हें जो दशा मिली वो 1959 से 1977 तक राहु की महादशा मिली। अब आप राहु की महादशा मिलते ही दो चीजें समझ जाइए। राहु का मतलब होता है किसी भी नेशन की कुंडली में विदेश से जुड़ा हुआ हस्तक्षेप, यानी कि विदेश में आना, विदेश में जाना, विदेश से पैसा आना, विदेश से पैसा जाना, विदेशी ताकतों का कहीं ना कहीं उस पर इन्फ्लुएंस आना। तो राहु और राहु क्योंकि यह चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो फिर से एक मतलब आ जाता है, क्या चीज, झगड़ा, किसी तरीके के इंटरनल झगड़े में फिर से हवा लग जाना। अब मैंने आपको बताया कि चंद्रमा यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी है, यानी समुद्र के भी स्वामी है, विदेश के भी स्वामी है। तो हमें जो है और वह स्थान के स्वामी भी हैं, तो वह स्थान के स्वामी भी हैं। तो राहु और जो चंद्रमा है उसके कॉम्बिनेशन को हमें यहाँ पर अब एक्टिवेटेड होता हुआ हमें दिखाई दिया। दूसरा, राहु क्योंकि 7th हाउस के को लॉर्ड भी हैं, तो जो लोकल आम जनता है उसके बीच में भी हमें काफी कुछ चीजें दिखाई दी। अब मेजरली मैं इसको इस तरह देखता हूं कि इससे पहले की जो मंगल की दशा थी उसके अंदर भी हमने वहां पे देखा तो वहां ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ, यानी आम लोगों को खेती बाड़ी करने का बहुत कुछ अवसर भी मिला। और आप देखें तो पाकिस्तान का जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट था, जीडीपी रेट भी था लगभग 10% या 12%, वो और भी थोड़ा उससे ज़्यादा भी हम देखें तो एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको नहीं दे रहा हूँ लेकिन मेजर फिगर्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो फिगर्स आपको नजर आएंगे कि वहां पाकिस्तान एक बड़ी डेवलप्ड स्टेट की तरफ चला गया था, मतलब एक बड़ी पावरफुल डेवलप्ड स्टेट हमें वहां पे नजर आ रही थी। मगर राहु के इन्फ्लुएंस के अंदर आते आते जो है काफी कुछ हमें चेंजेस आते हुए नजर आए। 19 आप जैसे देखें, मैंने आपको बताया कि बुध जो है वो जब भी पाकिस्तान के चार्ट में आता है तो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। और 1967 से 1970 के बीच में राहु में बुध आया, यानी अब होम ग्राउंड जो है उसमें हमें कहीं ना कहीं बैटल ग्राउंड जैसी फीलिंग जो है वो आनी शुरू हो गई। एक इंटरनल जो अनरेस्ट है उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल अनरेस्ट जो है वो यहाँ पर नजर आता है। अब मरकरी को डिस्कस करते हैं, बुध जो यहाँ पे आपको 7th हाउस में दिख रहे हैं 11 नंबर के साथ। तो हम एक बार इस मरकरी को डिस्कस करते हैं कि ये मरकरी क्या करता है। तो आप देखें कि मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन को, हमारे जो फॉरेन टाई अप्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो पाकिस्तान में आप देखें तो कहीं भी हमें जो है वो फॉरेन एग्रीमेंट्स कंक्लूड होते हुए नजर नहीं आते, यानी कि उनका जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल नहीं रहता। फॉरेन रिलेशनशिप, कभी वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखते हैं, कभी इंडिया के साथ खराब कर लेते हैं, कभी वो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखते हैं, कभी वो अमेरिका को ही अपना दुश्मन बता देते हैं। कभी उनके रिलेशन हमें पाकिस्तान चाइना के साथ अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं तो चाइना के साथ भी एक अनरेस्ट दिखाई देता है।
तो मरकरी जो है ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है लगातार अनरेस्ट को भी क्रिएट करता जा रहा है। और पहला अनरेस्ट जो हमें नजर आया वो 1967 से 1970 के बीच में नजर आया, जहां पर इंटरनल अनरेस्ट नजर आया, और जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है उसके बीच में हमें एक झगड़ा भी नजर आया। और आप देखें कि एक समुद्र के दूसरी तरफ यानी भारत के दूसरी तरफ समुद्र के किनारे था और एक दूसरी तरफ समुद्र के किनारे था। तो चंद्रमा यहाँ पर सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक देश समुद्र के एक तरफ था और उसका दूसरा भाग समुद्र के दूसरी तरफ था। तो काफी कुछ उसमें इंटरनल अनरेस्ट नजर आया। और जैसे ही राहु में केतु की दशा आई तो 1971 में हम इसको देखते हैं कि जो केतु की दशा थी वो मार्च 1970 से लेके और अप्रैल 1971 तक जो है वो दशा जो है वो कंटिन्यू प्रिवेल करती रही। और उसका एक ही रिजल्ट निकला, रिजल्ट ये निकला कि जो दूसरा पाकिस्तान है वो पहले वाले पाकिस्तान से अलग हो गया, और अलग होने के बाद ईस्ट पाकिस्तान एक नई कंट्री बन गया और बांग्लादेश जो इसका अभी हम नाम जानते हैं। इसका एक और फैक्टर भी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मार्स को आप देखें तो वो सूर्य के नक्षत्र में है यानी कृतिका नक्षत्र में है। अब सूर्य लग्न के स्वामी होके अष्टम में केतु के साथ बैठे हैं यानी केतु मतलब ब्रेकअप को। और आप देखें कि जैसे ही राहु का केतु के साथ संबंध बना तो होमलैंड का ब्रेकअप हो गया, यानी हमें तुरंत अपनी भूमि का बंटवारा होते हुए देखना पड़ा। यानी हम एक लैंड को यूज कर पाए और एक लैंड हमें गिव अप करना पड़ा। तो पाकिस्तान जो है उसको अपनी एक लैंड जो है वो यहाँ पर गिव अप करनी पड़ी और गिव अप होकर जो है वो नई कंट्री बन गई। तो ये मैंने आपको जैसे समझाया कि 1940 से लेके और 1977 तक किस तरह जो है पाकिस्तान जो है उसकी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, वो कैसे कैसे आगे बढ़ता रहा। अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पर स्टॉप करूंगा क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स की हो गई है, मगर इस स्टोरी से आपको जीवन में बहुत कुछ समझ में आएगा। आज भी हम अपने समाज में देखते हैं तो लोग अचानक से एक नए रीजन की मांग करने लगते हैं धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर। तो आप देखें कि भारत जो है वो एक रिलीजियसली फर्टाइल लैंड है। हर 500-700 सालों में यहाँ पर कोई ना कोई एक पंथ बन जाती है। तो पंथ के बनने से भूमि का बंटवारा कर देना उस पंथ के लिए कभी भी अच्छा नहीं। इसलिए हमने यहाँ देखा कि ऑलरेडी मुस्लिम्स इंडिया में रह रहे हैं, ऑलरेडी मुस्लिम्स वर्ल्ड में यूरोप में भी रह रहे हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं। अगर आपने देखा कि कभी मुस्लिम्स ने अमेरिका को बोला हो कि नहीं हमारे लिए एक सेपरेट स्टेट दीजिए, या फिर यूरोप में उन्होंने बोला हो कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो रिलीजन का बन जाना, रिलीजन का बदल जाना किसी नए पंथ के आ जाने से किसी स्टेट की सोवरेनिटी जो है उसको कभी नहीं डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं रहता। तो इस वीडियो की सीरीज को शुरू करने का पर्पस भी यही था कि हम ये समझें कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो एक्चुअल में एक जीवन की श्रृंखला ही है, जीवन की घटना ही है। अभी मैं इसमें आपसे बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूं और इस वीडियो के अगले पार्ट्स में आप जानेंगे भी कि क्या ये देश और कितने दिन रह पाएगा, और अगर ये नहीं रहा तो इसका हमारे भारतवर्ष और हमारे आम जन के ऊपर क्या असर आने वाला है। तो आज के वीडियो को यहीं मैं स्टॉप करता हूं और अगले वीडियो में मैं आपके साथ जल्दी मिलूंगा। थैंक यू।